Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Noor's Diary, and this is Noor Diary from UK. Please don't forget to subscribe and follow my YouTube channel. Brain is mightier than bullet, as I always say. So when you listen my video, watch my video, very careful and carefully listen what I'm trying to say. Pakistani is a nation, is a citizen of Pakistan. What is your value? इंटरनेशनली हमारी पाकिस्तानियों की औकात क्या है, जिसको मैं सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ. अब इंटरनेशनल हमारी क्या औकात है हमें पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है. मगर हमारे जो अपने मुल्क के अंदर हमारे अपने लीडरान के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनके नज़दीक पाकिस्तानियों की वैल्यू क्या है, मैं आपको बताता हूँ. अभी 2 बुक्स का मुताला कर रहा था. एक इन द लाइन ऑफ फायर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लिखी हुई किताब है, जिसके अंदर उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि वी हैव कैप्चर्ड 689 Al-Qaeda terrorists, and of them 369 successfully handed over to CIA, and they receive millions of dollars in return. कि उन्होंने 689 terrorists including mostly Pakistanis अरेस्ट किए, पकड़े, और उनमें से 369 CIA को अमेरिका के हवाले कर दिए और उसके बदले मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए. अब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसको किस नज़र से देख रही है. उन्होंने क्या जो टर्म यूज़ किए परवेज़ मुशर्रफ के इस बुक के इस इंकशाफ के बाद, कि परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोल्ड देयर ओन सिटीजन्स टू अमेरिका एंड CIA. बेचे गए, आपकी स्टेट ने बेचा अपने सिटीजन्स को. आगे वो लिखते हैं अपनी बुक के नीचे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द पर्सन दे रिसीव और दे चार्ज वट एवर यू थिंक $5,000. माय गुडनेस. जो कम से कम पैसे CIA ने हमें दिए एक बंदा पाकिस्तानी को बेचने के लिए, वो दिए $5,000. ये आपकी वैल्यू है. मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे दुख हो रहा है. दुख हो रहा है कि आपके लीडरान के नज़दीक आपकी वैल्यू, आपके कीमत, आपकी औकात $5,000 है कम से कम. चलते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ. प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जब इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन सितंबर 2008, तो उनका नवंबर 2008 में अमेरिका का US का दौरा हुआ था, विजिट हुआ था. उसमें उनकी मुलाकात हामिद करज़ई के साथ भी थी, खलीलज़ादे जो है उनके साथ भी थी, जो US का एम्बेसडर था अफगानिस्तान में. इसके अलावा US प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ओबामा के साथ भी थी. और इसके अलावा CIA के उस टाइम के चीफ थे माइकल हाइडन जो है, वो उस टाइम CIA के चीफ थे. उनके साथ परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ प्रेसिडेंट जरदारी की मुलाकात थी. जिस टॉपिक ऊपर, वो टॉपिक था ड्रोन्स अटैक इन पाकिस्तान टेरिटरी अगेंस्ट तालिबान एंड अल-कायदा लीडर्स. उस टॉपिक चलाते उस टॉपिक पे जब डिस्कशन शुरू हो गई CIA के डायरेक्टर माइकल हाइडन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बीच में, तो एक जगह एक डेडलॉक पैदा हो गया टॉक्स में कि CIA के डायरेक्टर ने कहा कि जैसे कि
ड्रोन्स जो हमले जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर CIA ने किए हैं, उसमें ज़्यादातर सिविलियन डेथ्स हुई हैं, एंड दैट सिविलियन डेथ्स की वजह से CIA अमेरिकन्स आर वेरी अपसेट, दे आर वरीड अबाउट। और इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी बड़ी हाईलाइट किया था कि अगर 25% अगर टेररिस्ट मारे गए ऐसे ड्रोन अटैक्स में, तो 75% सिविलियन मासूम लोग मारे गए हैं। चीज़ डॉक्यूमेंटेड। तो ये चीज़ें अमेरिकन को बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसके जवाब में प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने क्या रेस्पॉन्स दिया CIA के डायरेक्टर? ये रेस्पॉन्स लिखा हुआ है इसके अंदर। ये बुक जो है, इसका नाम है ओबामा's वॉर्स द इनसाइड स्टोरी। ये बुक लिखी है बॉब वुडवर्ड। बॉब वुडवर्ड को आप देखें कि वो एक वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, और US के अंदर जो ये प्रेसिडेंट और दूसरे CIA या इस तरह की जो कभी ऑपरेशन या इस तरह की कोई डिस्कशन या मीटिंग्स होती हैं, तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ये एक डेडिकेटेड होते हैं गवर्नमेंट के साथ। 24 आवर्स इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्या हो रहा है, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। फिर वो जब वो इंटरव्यू करते हैं CIA डायरेक्टर साथ, प्रेसिडेंट के साथ इधर उधर, तो वो उनको बताते हैं कि हमने मुलाकात की, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इनकी जो बुक्स हैं या इनकी जो रिवलेशंस हैं, इनके जो राइटिंग्स हैं, इनके जो डिस्क्लोजर्स हैं, दे नेवर बीन चैलेंज्ड, इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। इनकी बॉब वुडवर्ड की, ठीक है ना, ही इज़ अ विनर ऑफ द प्राइज, पुलित्ज़र प्राइज़ है, ठीक है ना। तो ये आप बुक पढ़ें, ओबामा's वॉर्स, पेज नंबर 23-26 में इन्होंने ये लिखा है कि जब माइकल हाइडन को ने जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को कहा कि भाई हाँ, वी आर वरीड अबाउट सिविलियंस कैजुअल्टीज इन द ड्रोन्स अटैक्स कैरिड आउट बाय द US CIA, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने उनको जवाब दिया कि किल द सीनियर्स। लिसन व्हाट ही सेड, लिसन केयरफुली, किल द सीनियर्स, these collateral damages worry you Americans. It's not worry to me. Can you believe it? आपके हेड ऑफ स्टेट CIA के डायरेक्टर करता है कि जो अलकायदा तालिबान के जो सीनियर लीडर हैं उनको मारो ड्रोन हमले में। अगर उनकी जद में अगर मासूम पाकिस्तान में मर रहे हैं ना, कोलेटरल डैमेज, ठीक है ना, ये आपको परेशान कर रहे हैं। ये सिविलियन कैजुअल्टी है, दे कोलेटरल डैमेज, सिविलियन कैजुअल्टी वरी यू अमेरिकन्स। आप अमेरिकन्स को ये परेशान करती हैं, मुझे परेशान नहीं करते। मेरे लिए ओके है, ग्रीन सिग्नल है। आप जितने सिविलियन इसके बीच में अगर सैकड़ों मर रहे हैं, हजारों मर रहे हैं पाकिस्तानी, मारो इनको। ऐसी तो मेरे पास बहुत और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स, कि आपके हेड ऑफ स्टेट्स ने क्या किया आपकी कौम के साथ। ठीक है ना? मुझे आप बताएं, सोशल मीडिया में बैठ के आप लोग बड़ा दावा करते हैं, बड़ा फ़लस्तीन फतह करेंगे, इसराइल फतह करेंगे, मस्जिद अक्सा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, इस्लाम नाफिज करेंगे इसराइल के अंदर। क्या वैल्यू है पाकिस्तानी की? मैं इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा, मैं आपके लीडरान की बात करूं। आपके लीडरान के सामने क्या वैल्यू है आपकी? दो वैल्यूज आपके हेड ऑफ स्टेट दोनों ने लगाई आपकी बोली इंटरनेशनल में। एक $5,000 और दूसरा फ्री में। Collateral damage is worry to international people, human rights, not to Pakistan, not to President Asif Ali Zardari. दुख होता है, तकलीफ होती है, खुशी नहीं होती मुझे ये पढ़ के। और इधर नारे लगते हैं, एक जरदारी सब पे भारी, इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ साड़ा शेर आ गया, अपनी जिंदगियां अपना सब कुछ निछावर कर दिया आप इन पॉलिटिकल लीडरों के पीछे। और इनके सामने आपकी वैल्यू क्या है? या तो $5,000 या एज ए कोलेटरल डैमेज उड़ा दो। अब बात नहीं, चलें इसराइल की बात करते हैं। मैं इनको बताता हूँ उनके नज़दीक उनके सिटीजन्स की वैल्यू क्या है।
इसराइल का रुकबा कितना है? कराची से भी छोटा। अगर मैं बताऊंगा ना इतने 1000 मीटर, इतने किलोमीटर, आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात बताता हूं, कराची से इसराइल छोटा है, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। उसके नजदीक मैं बताता हूं, 3-4 मिसालें देता हूं, सिर्फ आपको पता चल जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, आपको पता चल जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए पाकिस्तान के, 3-4 आपको इसराइल के दे देंगे, खलास जॉब डन। 1972 में आप सर्च करें, रिसर्च करें, म्यूनिख मैसेकर। म्यूनिख इज अ कैपिटल ऑफ जर्मनी। म्यूनिख मैसेकर या म्यूनिख ओलंपिक मैसेकर, वहां पे क्या हुआ था 1972 में? पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडेड बाय यासिर अराफात, उनके मिलिटेंट्स ने 11 इजरायली एथलीट्स जो हैं उनको किडनैप किया और एंड पे उनको 11 को मार दिया, इसराइलियों को, ठीक है, 1972 में। उसके बाद वो बाहर निकले, उसके बाद वो दे वुड स्प्रेड आउट इन द वर्ल्ड। कुछ यूरोप के अंदर पनाह हासिल कर ली, असला मिल गया, यूरोपियन कंट्री में रहने लगे, कुछ चले गए अमेरिका के तरफ, कुछ चले गए साउथ अमेरिका, कोलंबिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, इस तरफ, कुछ चले गए मिडिल ईस्ट की तरफ। और वो जो 11 इसराइली सिविलियन जो मारे गए थे, एथलीट, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, उनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था 1972 के बाद, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन अल्लाह का अजाब, खुदा का अजाब। और उन्होंने 72 से 80 तक, इन 8 सालों के अंदर पूरी दुनिया से चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के, गली गली से उनको निकाल के उनको मारा। उनके सारे, किसी भी कातिल को माफ नहीं किया इसराइल ने, उड़ा दिया उनको। टाइम लगा मगर उन्होंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। हो ही नहीं सकता कि आप इसराइल को मारें दुनिया में कहीं भी और इसराइल आपको ढूंढ के ना लाए, ये हो ही नहीं सकता। एक मिसाल। नंबर दूसरी मिसाल, 1980s में, 82-83 में मेरे ख्याल में, लेबनान वॉर, फर्स्ट लेबनान वॉर के अंदर इसराइल का एक फौजी था जिसको किडनैप किया गया और उसको उधर हिजबुल्ला के साथ, लेबनानी फोर्स से हिजबुल्ला थे, किडनैप किया और उन्होंने मार दिया उनको। अब मार तो दिया, इजराइल निकल गया वॉर से, मगर सुकून से ये स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो था, ये स्टेट सुकून से नहीं बैठे। उनके सर दर्द शुरू हो गया कि अब इसकी जो लाश है या इसकी जो, वो हमें वापस मिले, क्योंकि ये इजरायली सिटीजन है, इसकी लाश भी दुश्मन की सरजमीन पे नहीं दफन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लाश का भी राइट है अपने मुल्क के अंदर। और ये हेड ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी है अपने सिटीजन की रखवाली करना, प्रोटेक्शन देना, सेफ्टी सिक्योर पे करना। अगर वो दुनिया में कहीं भी टारगेट हो इजराइल की वजह से उसके मारा जाता है तो उसकी डेड बॉडी को भी अपने मुल्क में वापस लेके आना स्टेट की जिम्मेदारी है। हर हरबे इस्तेमाल किए गए, डिप्लोमेट हरबे इस्तेमाल किए गए, पॉलिटिकल चैनल यूज किए गए, पैसे यूज किए गए, हर चीज यूज की गई, कहीं से उसकी बाकियात नहीं मिल रही थी। देने को अभी सीरिया तैयार नहीं था, ईरान देने को तैयार नहीं था, मगर वो पीछे नहीं हटे। 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए। 2019 में इजराइल was successfully recovered उनकी जो डेड बॉडी, बाकी आती हड्डियां थी, थ्रू रशिया, सीरिया बीच में आया, मिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए और भी उनके मुतालबात पूरे किए गए और आखिर उसकी बाकियात को वापस इजराइल लेके गया, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उसकी बाकियात को इज्जत और ऑनर के साथ
इजराइल की सरजमीन में दफनाया गया। 40 साल लगे, 40 साल लगे, मगर उनकी बाकियात को वापस ले आया इजराइल। उसके सिटीजन्स, उसके पेरेंट्स से वादा था कि आपके बेटे की लाश इसी सरजमीन पे दफन करनी है और ये स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी लाश को लेके आना। टाइम लगा, 40 साल लगे, ले आया। ये स्टेट है। 2006 में आपको एक और वाक़या बताऊं। 2006 के अंदर आर्मी फौजी जवान की बात कर रहा हूं, मामूली एक जिसको वेरी लो रैंकिंग, कोई सेकंड ल्यूटिनेंट कैप्टन मेजर नहीं, ठीक है, आर्मी का मामूली सा जवान, वेरी फर्स्ट लोअर रैंक इन इजरायली आर्मी, Gilad Shalit was captured by Hamas in 2006. 2006 में हमास ने उनको किडनैप किया और गजा के अंदर ले गए। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ स्टेट, ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी स्टेट की जिम्मेदारी है कि मेरे अपने सिटीजन को वापस लेके आना है। डायलॉग चलते रहे, कोशिशें चलती रही, पॉलिटिकल चैनल यूज़ किए गए, उर्दन को यूज़ किया गया, मिस्र को यूज़ किया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी यूज़ किया गया, यूएन को यूज़ किया गया कि ये बंदा वापस आए। बंदा वापस नहीं आया। हमास ने कहा कि वापस तो नहीं देना बंदा, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया की तक पूरी दुनिया जोर लगाए, इन्होंने अपना बंदा वापस नहीं करना। इजराइल ने कहा बंदा तो वापस जाएगा। आखिर बात है मुतालबात के ऊपर। हमास ने कहा कि हमारी लिस्ट पेश की इजराइल को, हमारे मुतालबात क्या थे? 1000 प्रिजनर्स इजराइल से वापस करने, छुड़ाने। अब ये प्रिजनर्स कौन थे? इन प्रिजनर्स के अंदर सैकड़ों ऐसे कैदी थे जो इजरायली के अंदर बम ब्लास्ट एंड टेररिज्म के इन्वॉल्व थे। उनके हाथ पे सैकड़ों इजरायली सिटीजन्स का खून था और उनको इजरायली कोर्ट्स हैं, उनके जरिए उनको लाइफ इम्प्रिजन्ड दी गई थी, उम्र कैद की सजा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर मौत की सजा नहीं है। आप उनका एक बंदा मारो, 100 बंदे मारे, या तो स्पॉट पे आपको उड़ा देंगे वो while you committed terrorism, या तो आपको स्पॉट पे शूट कर देंगे। अगर उन्होंने पकड़ लिया आपको, तो इसराइल की पुलिस ने, आर्मी ने, तो ये ज़हन में रखो उसके उधर का एनकाउंटर सिस्टम नहीं है। ये नहीं कि आपको पकड़ लिया कहीं और जाके आपको उड़ा दिया, या इन्वेस्टिगेशन करके रातों रात जाके ना उड़ा दिया, कह दीजिए वो हमारे ऊपर हमला करा था, एनकाउंटर हो गया, हमने उसको उड़ा दिया। एनकाउंटर डजंट एग्जिस्ट इन इजराइल। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया गया, कातिल साबित हो गया, उम्र कैद की सजा आएगी, मौत की सजा नहीं आएगी उसको। उम्र कैद की सजा पाने वाले हाई रैंकिंग टॉप क्लास के टेररिस्ट सैकड़ों, 1000 बंदों की लिस्ट आई नेतन्याहू के पास। अगर आपको अपना फौजी चाहिए जवान, तो 1000 हमारे दहशतगर्द जिसको है हमें रहा करो। नेतन्याहू ने कहा दिए। हमारा बंदा वापस आना चाहिए, इज्जत और सेफ्टी के साथ ही 1000 ले लो, बाद में निपट लेंगे, अभी ले लो। दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल नहीं है। आप अमेरिका की ले लें, सबको पता है कि अमेरिका का शहरी कहीं बीमार हो गया वो अपना बदला लेगा, मगर ऐसी कई और भी मिसालें हैं कि जब अमेरिकन सिटीजन को पकड़ा गया, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा ने, दाइश ने अमेरिकन सिटीजन को पकड़ा, मुतालबात पेश किए कि इसके बदले इतने दहशतगर्द रहा कर दिए, तो स्टेट ने कहा कि स्टेट नहीं झुकेगी, स्टेट नहीं झुकेगी दहशतगर्द के सामने। ब्लैकमेल नहीं होगी, आपने बंदा मारना है मार दो, उसके बाद हम आपको देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम आपको उसके बाद, मगर अभी आखिर बंदा मारना है तो बंदा मार लो। रखना है 1 साल के रख लो, 5 साल के, 10 साल के रख लो। ये भी अभी है कि एक मोगी तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका ने अगवा किए थे, 10 साल गुजर गए, उसके बाद वापस हुए हैं। 10 साल के रख लो, मारना है मार दो। स्टेट नहीं झुकेगी दहशतगर्द के सामने, स्टेट ब्लैकमेल नहीं होगी दहशतगर्द के सामने। मगर इसराइल दुनिया की एक वाहिद स्टेट है जो झुकी और उन्होंने 1000 दहशतगर्द रहा किए। किसके लिए? अपने एक सिटीजन के लिए, कि हमारे सिटीजन को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वापस तो हुई, उसका राइट है अपने मुल्क में होना, उसको अपने मुल्क के अंदर जिंदा रहना, उस मुल्क के अंदर मरना उसका राइट है। वो उन्होंने किया।
दुनिया का सबसे टफ डिसीजन, इसराइल की हिस्ट्री का सबसे टफ डिसीजन। 1000 दहशतगर्द जिनके हाथों में सैकड़ों इसराइलियों का खून था, रहा कर दिया कि सिर्फ एक फौजी के लिए। वो फौजी कोई जनरल नहीं था, वो कोई कर्नल नहीं था, वो एक मामूली सा फौजी था। आप रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा वो क्या हिस्ट्री है। आखिरी में बताता हूं आपको, आखिरी मिसाल, अभी पिछले वीक इसराइल ने एक इसराइली औरत, मामूली सी औरत, ऑर्डिनरी सिटीजन, गलती से बॉर्डर क्रॉस करके शाम के अंदर चली गई और शामी फोर्स ने उसे पकड़ लिया। इसराइल को पता है, इसराइल ने कहा कि औरत वापस चाहिए हमारी सिटीजन। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, नहीं देंगे। इसराइल ने कहा जो देना है, कहना है, जो मुतालबा पेश करो। मुतालबा पेश किया गया कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए और इसके अलावा 1 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन चाहिए। यह मुतालबा पेश किया गया रशिया के थ्रू, क्योंकि इसराइल ने रशिया को बोला कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस है शाम के अंदर, मेरी सिटीजन गई है, मेरी सिटीजन वापस आनी चाहिए। जिम्मेदारी रशिया को बोला, रूस को बोला, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी सिटीजन वापस आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इन्फ्लुएंस है रशिया के रूस शाम के अंदर। या तो मेरा बंदा वापस, मेरी औरत मुझे वापस दिलाओ, या तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे, शाम का सत्यानाश बेड़ा गर्क कर देंगे। एक हमारी औरत की वजह से उनका बेड़ा गर्क कर देंगे हम। अगर आप चाहते हो कि उधर आर्मी ऑपरेशन ना हो और शाम की ईंट पे ईंट ना बचे, तो हमारा बंदी औरत वापस करो। मुतालबात किया उनके। रशिया ने कहा कि शाम कहता है कि मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए और 10 लाख वैक्सीन चाहिए कोविड की। इसराइल ने कहा ले लो। इसराइल ने शाम को दिया, इसराइल ने इसको रशिया को दिया, रशिया ने शाम को दिया। उधर से औरत रिलीज हुई है, फ्लाई हुई है रशियन एयरप्लेन सीधा रशिया के अंदर। इधर इजरायली एयरप्लेन गया है रशिया से, रूस से औरत को उठाया अपने इजरायली को, वापस आके अपने उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को दे दिया, ये अपनी सिटीजन। मैंने वादा किया था तुम्हारी औरत गलती से चली गई है, उसको लेके आना, उसकी कितनी भी कुर्बानी इजराइल को देनी पड़ी दे देंगे, मगर हमारी सिटीजन वापस हमारे मुल्क में आनी चाहिए। 4 मिसालें मैंने दी इसराइल की पिछले 50-60 सालों से लेके अब तक। अगर उससे पीछे जाना है तो मैं आपको उससे पीछे भी मिसाल दे सकता हूं। यह फर्क है सिटीजन का। कराची से छोटा मुल्क, उसके सिटीजन की वैल्यू देखें और आपके सिटीजन की वैल्यू देखें। इसराइल अमेरिका से भी पहले अगर किसी सिटीजन का राइट है ना, और उसका ताकतवर सिटीजन है, पावरफुल सिटीजन इन द वर्ल्ड, इजरायली सिटीजन। ये नहीं कि उसके पास को 100 लोगों की ताकत है या वो न्यूक्लियर बम लेके घूमते हैं। उसकी ताकत उसकी स्टेट है, उसकी ताकत उसका हेड ऑफ स्टेट है, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट, उसकी बैकअप है। एक सिटीजन दुनिया में मारेगा, उनका कोई मारेगा, वो दुनिया के उस कोने में जाके उसको उठाएंगे, बदला लेंगे। 40 साल से अगर उनकी बाकियात कहीं होगी, वो 40 साल लगाएंगे, 50 साल लगाएंगे, 1 सेंचुरी लगा लेंगे, मगर उसकी बाकियात वापस अपने मुल्क में ले आएंगे जो उसका सिटीजन। ऐसी मिसाल अमेरिका की भी नहीं मिलेगी आपको, यूरोप यूके को तो छोड़ें। अब आप मुझे बात बताएं, आप अपनी वैल्यू देखें $5000 और उसके एक सिटीजन की वैल्यू मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स। अब एक और मिसाल है आपका कर्नल कुलभूषण को आपने पकड़ा था, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ने, उसके बदले में कर्नल हबीब को रॉ ने ट्रैप किया, नेपाल में पहुंचाया, उधर से किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान स्टेट ने हाथ उठा लिए, मानने से इनकार कर दिया कि हमारा कर्नल उनके पास है। अब वो कर्नल की किस्मत क्या है, वो मरा है, बच्चा है, कब मरेगा, क्या है, उसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी। स्टेट ने हाथ उठा लिए, वो तो मानने को भी तैयार नहीं कि हमारा कोई बंदा कोई उठाया भी है। कर्नल हबीब, आपके मीडिया को पता है, कुछ मीडिया ने कोट भी किया है, कर्नल हबीब को उठाया गया है इंडिया से पाकिस्तान में, और उधर एक मामूली से जवान सिपाही के लिए आर्मी के 1000 दहशतगर्द रहा करके उसको वापस लेके आए 5 साल के बाद। ये फ़र्क है नाजरीन, आप में और उनमें, आपकी स्टेट में और उस स्टेट में, आपके लीडरान जिसको आप चूज करते हो, वोट देते हो, और उनके लीडरान में।
अब जब भी आप सोशल मीडिया में ये नारा लगाएं ना कि हम इसराइल के ऊपर अपना पाकिस्तानी झंडा नाफिज करेंगे, लगाएंगे, या अक्सा के अंदर इस्लाम का झंडा लगाएंगे, पाकिस्तानी झंडा लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो करने से पहले ये मेरी बातों सुनिएगा और रिसर्च कीजिएगा कि किसके सिटीज़न में क्या औकात है, क्या वैल्यू है। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।